लाइव करो जी। चलिए आ जाइए। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? ठीक है। चलिए हल्ला करने से मिल जाएगा नहीं ना? तो फिर हल्ला करना सही है नहीं ना? जब आएगा तो बोल देंगे ना? चलिए ऑनलाइन वाले लोग बता दीजिए, दिखाई सुनाई दे रहे हैं? ऑनलाइन ठीक है जी। चलिए अब सुनिए, देखिए पॉलिटी 7 चैप्टर खत्म हो गया है और जो 7 चैप्टर खत्म हुआ है, सातों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ हम आपको दिए हैं, लेकिन आंसर सही रहने के बावजूद भी आपको कंफ्यूजन रहता है हर चैप्टर में 5, 10, 15। तो इसी वजह से जो है आपके डाउट को देखते हुए पॉलिटी, पूरे पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे हम। पहले सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते जाएंगे। तो 7 चैप्टर हो गया है, सातों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को पहले डिस्कस करेंगे और हर दिन एक चैप्टर खत्म करेंगे। हर दिन टारगेट ये लेंगे, एक चैप्टर खत्म। आज से ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है। आज पहला चैप्टर खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे और खत्म करेंगे। आपके डाउट को क्लियर करते हुए क्लास में ही चीजों को हम आपको याद भी करवाते जाएंगे। जैसे सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फिर याद करवाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव सातों चैप्टर का खत्म हो जाएगा, तब पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे। जिस प्रकार से बिट्टू झा सर जो है इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी दोनों एक साथ लेकर के चल रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी के 8 चैप्टर और इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन पहले आपके डाउट, हम नहीं करवाते क्वेश्चन, लेकिन प्रतिदिन देखते हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हमारे टेलीग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप पर, फिर जो है आपका भी पेज में लिख लिख करके देते हैं। तो इसी वजह से जो है आपका डाउट ना रह जाए। जिस प्रकार आधुनिक भारतीय इतिहास का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव करवाया गया है, हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपको मिलेगा। हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेगा और आप तैयारी अच्छे से कीजिए और सिलेबस पर पूरी पकड़ बनाइए, तब जाकर के जो है फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। क्योंकि कटअप 80-81 जा रहा है, अभी 80-81 जा रहा है, तो अगली बार फाइनल कटअप 85 से कम थोड़े रहेगा। 3-4 मार्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर बार बढ़ा है। तो जब तक पूरे सिलेबस पर पकड़ नहीं होगा, तब तक जो है आपको 100 में 85 लाना मुश्किल हो जाता है। तो आइए पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को करते हैं। और हमको पता है कि आप सब लोग रिवीजन करके आए हैं ना, रिवीजन करके। तो फटाफट हम लोग देखेंगे और
याद भी करेंगे, हल्ला कम कीजिएगा। अगर हल्ला कीजिएगा तो फिर हम याद नहीं कर पाएंगे, और अगर आप हल्ला नहीं करेंगे तब हम क्लास में ऑब्जेक्टिव भी याद करवाते हुए जाएंगे। समझिए, अगर आप हल्ला नहीं करेंगे तब, हल्ला करेंगे तब तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आइए तो देखते हैं अब पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा लेक्चर, पहले लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। क्या ये लव लेटर सब आते रहता है। एनपीआर समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव पे आएंगे, नागरिकता में समझा देंगे, चिंता मत कीजिए। समझाने के लिए तो है ये है महाराज। ठीक है, आइए नागरिकता का क्वेश्चन था वो। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? देखिए, आप सब लोग जानते हैं 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई है। और इलाहाबाद की दो संधि हुई है। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई है, वह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज के बीच हुआ है। इस संधि के तहत ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को अर्थात अंग्रेज को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार दिया, अर्थात दीवानी अधिकार दिया। और उस दीवानी अधिकार के बदले अंग्रेज ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अर्थात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम ने दिया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1765। 1765 ईस्वी, 1765 ईस्वी। तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? 1765। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? आप सब लोग जानते हैं, ब्रिटिश संसद ब्रिटिश कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में जो एक्ट पारित किया है उसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अर्थात जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह 1773 ईस्वी में पारित हुआ है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिशों की राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना 1757 के पलासी के युद्ध से हुआ है। और जब भारत में ब्रिटिशों की राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना 1757 के पलासी के युद्ध से हुआ, तो बंगाल के गवर्नर का पद लाया गया, और बंगाल के गवर्नर का ही पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया है। तो बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया है। और आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, और फिर आगे चलकर 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नाम दिया गया। क्लियर है बात? तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? किस एक्ट के तहत? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? देखिए, आप
पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपने आधुनिक भारतीय इतिहास भी पढ़ा है, आधुनिक भारतीय इतिहास भी आपने पढ़ा है, और आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ा है। और जब भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में बतलाया था। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 3 मुख्यालय नगर था, 3 प्रेसिडेंसी नगर था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 3 मुख्यालय नगर या 3 प्रेसिडेंसी नगर था, बंगाल, मुंबई, मद्रास। बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। शुरू में बंगाल प्रेसिडेंसी अपना अलग स्वतंत्र था, वहां के अलग गवर्नर जनरल होते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी अपना स्वतंत्र था, वहां के अलग गवर्नर जनरल होते थे। मुंबई प्रेसिडेंसी अपना अलग स्वतंत्र था, वहां के अलग गवर्नर जनरल होते थे। तो तीनों प्रेसिडेंसी नगर एक दूसरे से स्वतंत्र था, तीनों प्रेसिडेंसी नगर एक दूसरे से स्वतंत्र था। बंगाल, मुंबई, मद्रास तीनों स्वतंत्र था और तीनों का अपना अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी नगर के गवर्नर जनरल को बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो शुरू में मुंबई, बंगाल, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी नगर एक दूसरे से स्वतंत्र था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को तथा उसके गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? किस एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, जो कंपनी था, कंपनी के ऊपर नियंत्रण किया करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यह अधिकार दिया गया, कंपनी के भारत में जो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी है वह ब्रिटिश सरकार को देगा। तो आंसर हो जाएगा 1773। तो निम्न में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में हुआ। 1774 ईस्वी में हुआ और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 1774। 1774। इसके बाद देखिए, यहां पर कंफ्यूजन होता है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में हुआ और आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन या उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। 28 जनवरी 1950 को हुआ।
और आजादी से पहले भी एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, और संघीय न्यायालय की स्थापना को लेकर प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है आपको 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय अर्थात अंग्रेजी में फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था। इसके अलावे भारत में हाईकोर्ट का गठन भी हुआ है। 1862 में मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट का गठन हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे जो है भारत के अलग अलग शहरों में हाईकोर्ट के गठन होने प्रारंभ हुए। तो हर अलग अलग चीज है, आप लोग जो है हर चीज को एक में ही मिक्स कर देते हैं, तो एक में मिक्स नहीं करना है। तो अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग प्रावधान के तहत अलग अलग जगह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के गठन हुए हैं। तो यहां पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के गठन को लेकर पूछा जा रहा है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में हुए हैं। तो 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया? 1774। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई सारी कमियां थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कई सारी कमियां थी, इस वजह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा भी दी जाती है। उस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, और 1781 ईस्वी में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया है, उस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को ही हिंदी में बंदोबस्त अधिनियम कहा जाता। बंदोबस्त अधिनियम कहा जाता, बंदोबस्त अधिनियम कहा जाता है। तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को हिंदी में बंदोबस्त अधिनियम कहा जाता है। तो बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता? 1781 का। चलिए, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी कंपनी भारत के राजा महाराजाओं से युद्ध लड़कर उसके क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लेता था। जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी कंपनी भारतीय राजा महाराजाओं से जिन क्षेत्रों को जीतेगा, वह क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? 1784 का। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? देखिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन 1786 में हुआ। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन 1786 में हुआ, जिसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। और 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया, और साथ ही साथ 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही सेनापति और कमांडर इन चीफ नामक दो पदों का सृजन किया गया। और इन दोनों पदों का सृजन
लॉर्ड कॉर्नवालिस के सलाह पर किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सलाह पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सलाह पर ही जो है 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है कमांडर इन चीफ और सेनापति के पद का सृजन जो है आपको किया गया है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या 1786 का अधिनियम। तो किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? 1786 का अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया है? 1786। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया है। यह क्वेश्चन पहले भी आया है, याद करवा चुके हैं कि नहीं है? और हाँ, सोइएगा नहीं आप लोग, ठीक है, सोइएगा नहीं। और देखिए, जब आप पढ़ते हैं ना, समझ करके पढ़िए, लेकिन जब आप याद करते हैं, बोल करके याद कीजिए। पढ़ना है समझ करके और याद करना है बोल करके। पहले हम आपको समझाते हैं, उसके बाद जब याद करवाते हैं ना, तो बोलना है, उसमें मुंह में लड्डू लेकर के नहीं बैठना। देखिए होता क्या है, बोलने से याद होता है, बोलने से याद होता है। बोलने से आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 गो है ना जी, नाक कान मुंह सब है ना, तो वो सब पूरा एक्टिव रहता है। और चीज एक बार अगर स्टोरेज में बैठ जाता है तो जल्दी वो डिलीट नहीं होता है। बोल करके याद करने, समझना है आराम से, लेकिन याद करना है बोल करके। दोनों बात हम बोल रहे हैं, समझे? तो बोलना है। बहुत लोग मुंह में लड्डू लेकर के बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को भी बोलना, आप जहां भी हैं उससे मतलब ना है, लेकिन बोलना। हाँ, लाइब्रेरी में है तब मत बोलिएगा, नहीं तो लाइब्रेरी में तो लोग डिस्टर्ब हो जाएगा, समझे? तो लाइब्रेरी में है तब नहीं बोलना है, अदरवाइज आप घर पे हैं, रूम में हैं, तो आपको बोलना है, बोलने से आपको याद होगा। ठीक है, याद करते हुए जा रहे हैं ना? और देखिए हर क्वेश्चन के नीचे में देखिए कुछ क्वेश्चन हम क्रिएट किए हैं, जैसे हम आपको बता दें। देखिए ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम क्रिएट किए हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है। फिर जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है। फिर यही क्वेश्चन है, ये भी क्रिएट किया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन क्रिएट किए हैं और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए हैं, समझ गए? और इसमें घटना चक्र, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, क्राउन और भी कई सारा बुक, मतलब शानदार कलेक्शन है। इससे बेहतर ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। तो ऑब्जेक्टिव का काफी शानदार कलेक्शन है, इससे बाहर नहीं जाएगा, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। जिस प्रकार बायोलॉजी का शानदार कलेक्शन है, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, हर चीज का, इसका भी बड़ी शानदार कलेक्शन है, इससे बाहर आपको नहीं जाएगा, समझ गए? और भी देखिए, और भी अच्छे से तैयारी करना है आप लोगों को, बेहतर से बेहतर तैयारी करना है और बेहतर से बेहतर करना है, समझे? आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? आप सब लोग जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ है 1784। यह बताने का जरूरत है। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रख दिया गया। और इस एक्ट के विरोध में ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स अपना पद छोड़े थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ है 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुए हैं? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813। 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस कंपनी को अब भारत के साथ सिर्फ चाय के व्यापार पर एकाधिकार है और पूर्वी एशियाई देशों में
में सिर्फ चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार है। इसके अलावे उनके अन्य सभी एकाधिकार को छीन लिए गए और हर ब्रिटेन की कंपनी और हर ब्रिटिश वासी को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत आकर के व्यापार अब कर सकता है, भारत आकर के व्यापार कर सकता है। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट पारित होने से पहले तक क्या था? 1813 के चार्टर एक्ट पारित होने से पहले तक यह था कि भारत में व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो भारत में व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, यही कंपनी का एकाधिकार था। कंपनी के इसी एकाधिकार को छीन लिया गया और 1813 के चार्टर एक्ट के तहत सभी ब्रिटिश कंपनी, सभी ब्रिटिश व्यापारी, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के व्यापार का द्वार खोल दिया गया कि अब कोई भी कंपनी आकर के भारत में व्यापार कर सकती है, कोई भी ब्रिटेन वासी भारत में आकर के व्यापार कर सकता है। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त करते हुए कंपनी को सिर्फ भारत में चाय के व्यापार पर एकाधिकार और पूर्वी एशियाई देशों में चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा गया। और आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा 1813। तो किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। यह आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहले उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा है और आपके बिहार एसआई में संभवतः 2446 वाला में पूछा था, 2446 या 2213, इसी दो में से किसी में पूछा था। तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया है? तो 1813। तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? 1813। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। देखिए ईसाई धर्म प्रचारक को मिशनरी कहा जाता था। जो ईसाई धर्म प्रचारक हुआ करते थे, ईसाई धर्म प्रचारक को ही कहा जाता था मिशनरी। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश मिशनरी को, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश मिशनरी को भारत में बसने की अनुमति दी गई और साथ ही साथ ब्रिटिश मिशनरी को यह भी अधिकार दिया गया कि वह भारत में ईसाई धर्म का खुले तौर पर प्रचार प्रसार कर सकता है। वह भारत में खुले तौर पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु ब्रिटिश मिशनरी को 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में बसने की अनुमति दी गई और बसने के साथ साथ भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट की अनुमति भी प्रदान की गई। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। तो बता दीजिए, दोनों बात याद रखिएगा। यहां पर क्वेश्चन एक है लेकिन बात दोनों याद रखना है। देखिए ये बीपीएससी टीआरई 11-12 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। ब्रिटिश मिशनरी को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। ब्रिटिश मिशनरी को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई 1800। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिए थे? 1813 के चार्टर एक्ट में ही यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय शिक्षा पर खर्च करने हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो भारतीय शिक्षा पर खर्च करने हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपया दिए जाने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में ही किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? 1813। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया। आप याद कीजिए, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताएं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आया और बंगाल के गवर्नर जनरल के पद
नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल का जो पद आया है वह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आया है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। तो भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान किस एक्ट द्वारा किया गया? भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको व्यक्ति पर कर, जैसे आज के डेट में भी अगर आप ज्यादा कमाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है इनकम टैक्स। तो पहली बार भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लेने को लेकर अधिकृत किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में, और यह भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति कर नहीं देता है, अगर कोई व्यक्ति कर नहीं देता है तो उसे दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कर नहीं देता है तो उसे दंड दिया जाएगा। यह प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया है। आंसर हो जाएगा 1813। नया क्वेश्चन है, जैसे ये भी क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है और एम लक्ष्मीकांत से क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्रिएटिव क्वेश्चन है ना, अधिकतर क्रिएटिव क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत से क्रिएट किया हुआ जो है आपको मिल जाएगा। अधिकतर आप पलट के देखिएगा, 7th एडिशन का एम लक्ष्मीकांत या 5वां 6ठा एडिशन का भी देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें 7th एडिशन से जो हम क्रिएट करके दिए, ये क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। तो किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? 1800। किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? 1813। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? देखिए, आप याद कीजिए, पहले केंद्रीय विधान परिषद के गठन को लेकर याद कीजिए। केंद्रीय विधान परिषद के गठन को लेकर प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट में केंद्रीय विधान परिषद के गठन को लेकर प्रावधान किया गया और उसी एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद के गठन हुए और उसी एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। मतलब केंद्रीय विधान परिषद में जो है लोकल लीडरशिप को भी भाग लेने को लेकर प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह है, मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें जो लोकल लीडर सब है, लोकल लीडर सब को भी शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में लोकल लीडर को भी शामिल किया गया है। तो ये दोनों प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही हुए हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1853। 1853 ये भी क्रिएटिव क्वेश्चन है। तो किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? 1853। किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया? देखिए, अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। आप सब लोग जानते हैं अंग्रेजों का शासन 1757 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक रहा है। लगभग 200 वर्ष, 190 वर्ष तक रहा है। इस अवधि के दौरान 1757 से 1857 तक ब्रिटिश कंपनी के पास भारत का शासन प्रशासन था। ब्रिटिश कंपनी के साथ भारत का शासन प्रशासन था। लेकिन 1858 से पहले 1857 ईस्वी में 1857 का जब सिपाही विद्रोह हुआ तो उस समय कंपनी का शासन था, और जब सिपाही विद्रोह हुआ व्यापक स्तर पर तो यह स्पष्ट हो गया कि अब ब्रिटिश कंपनी से भारत का शासन प्रशासन नहीं संभल रहा है। इसके बाद
जब 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया तो 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही कंपनी के हाथ से भारत का शासन प्रशासन लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया तो कंपनी के हाथ से भारत का शासन प्रशासन लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिए गए हैं। और ब्रिटिश क्राउन का भारत में शासन प्रशासन रहा है 1858 से 1947। तो मतलब 1757 से 1947 तक भारत में अंग्रेजों ने जो शासन किया है, 1757 से 1857 तक कंपनी का शासन रहा है और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा है। कंपनी के हाथ से भारत का शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिए गए हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। तो किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई है? 1800। किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया है? 1858। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए ध्यान दीजिएगा, बात क्या था समझिएगा। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जब कंपनी के हाथ से भारत का शासन प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया तो कंपनी के अधीन जब भारत का शासन प्रशासन था तो दो संस्था भारत में शासन प्रशासन को देखा करती थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी खत्म कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के काम को करने के लिए ही भारत सचिव का पद लाया गया। और भारत सचिव का पद 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही लाया गया और भारत सचिव पद को ही अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भारत सचिव को ही अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब भारत सचिव का पद 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत लाया गया है। और प्रथम भारत सचिव कौन बने थे? लॉर्ड स्टैनली। प्रथम भारत सचिव बने थे लॉर्ड स्टैनली। तो बता दीजिए किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का सृजन किया गया? हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1800। किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी? भारत सरकार अधिनियम 1800। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, यही ना है? क्वेश्चन तो सेम ही ना है। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई? आप याद कीजिए, लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीय को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया था। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर। तो इन तीनों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में। और केंद्रीय विधान परिषद ही कानून बनाता था, तो 1862 में शामिल किया गया। 1862 से ठीक पहले 1861 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। यह प्रावधान 1861 के भारत परिषद अधिनियम में किया गया था। और इसी प्रावधान के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल करने का काम किया। वो स्पष्ट हुआ कुछ?
तो किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1800। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1861। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई? पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई 1861। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है जानते हैं? समझिए, जैसे आज हमारे मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी अलग अलग विभाग, अलग अलग केंद्रीय मंत्री को बांटे हुए हैं, हां या ना? रक्षा विभाग राजनाथ सिंह को दिए हैं, वित्त विभाग निर्मला सीतारमण को, गृह विभाग अमित शाह को दिए हैं। तो ये जो विभाग का बंटवारा है इसी को तो पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है और इसे मान्यता दी गई है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया है? किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता है? देखिए, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जैसे वर्तमान में अगर संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रहता है। उसी प्रकार से 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और वायसराय जो अध्यादेश जारी करता था वह भी अधिकतम 6 महीने तक लागू रहता था, वह भी अधिकतम 6 महीने तक लागू रहता था। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 माह। तो 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? कितना होता था? मतलब वायसराय जो अध्यादेश जारी करता था वो कितने दिनों तक लागू रहता था? कितने दिनों तक? 6 माह। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861। 1800 सेम क्वेश्चन है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 1892 के तहत बढ़ाई गई। 1892 के तहत बढ़ाई गई है। तो किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है? किसके तहत? 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? देखिए, ध्यान दीजिएगा। बजट को भारतीय शासन प्रणाली में इंट्रोड्यूस 1860 में किया गया था। बजट को भारतीय शासन प्रणाली में इंट्रोड्यूस 1860 में किया गया था और जेम्स विल्सन ने बजट को इंट्रोड्यूस किया था। जेम्स विल्सन ने जो है आपको बजट को इंट्रोड्यूस किया। जेम्स विल्सन ने बजट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। शुरू में पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट होता था और शुरू में बजट पर विधान परिषद के सदस्यों को बहस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन बजट पर विधान परिषद के सदस्यों को बहस करने का अधिकार 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया और आगे चलकर 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया और आगे चलकर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया और फिर केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश करने लगा और राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करने लगा और तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश करता है और प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करता है। जैसे आप देखते होंगे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार अपना अलग बजट पेश करता है और राज्य में जिसकी भी सरकार होती है उसके द्वारा अलग अलग बजट पेश किया जाता है। आशा करते हैं आपका आंसर मिला होगा। आंसर क्या होगा? 1892।
बहस की बात है 1892। यही प्रश्न यह रहता, बजट पर मतदान करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला, तो 1909 हो जाता। तो बहस की बात है, तो आंसर हो जाएगा 1892। तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? हाँ, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1892। निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? मतलब इसका मतलब यह है कि किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय सदस्य को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया जाएगा। तो किसी भारतीय सदस्य को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया जाएगा, इसको लेकर प्रावधान 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। और 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय सदस्य सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। इसका आंसर क्या होगा? 1900। तो पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में शामिल करने को लेकर प्रावधान किया गया? 1909। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सर सत्येंद्र प्रसाद। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? किसे चुना गया? 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है संप्रदाय के आधार पर। संप्रदाय के आधार पर। संप्रदाय के आधार पर का मतलब होता है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व। धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व। तो पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर प्रावधान 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। जो लोग सो रहे हैं सोइए नहीं, मुंह पर से हाथ हटा लीजिए, थोड़ा अच्छे से बैठिए। क्लास में रहते हैं, क्लास में ही रहिए। दूसरी दुनिया में चले जाते हैं तो नींद आएगा ना जी। यहां पर रहते हैं, यहां पर क्लास में रहिए, क्लास की दुनिया में रहिए। सुनिए, आप याद कीजिए 1909 के भारत शासन अधिनियम। और पानी पी लीजिए, नींद आ रहा है, पानी पी लीजिए। 1909 के भारत शासन अधिनियम। 1909 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होगा। मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होगा। उस चुनाव में उम्मीदवार मुसलमान होंगे और मतदाता भी मुसलमान। यही तो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मतलब आप जो पढ़ते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, जिसके तहत उम्मीदवार भी मुसलमान होने थे और मतदाता भी मुसलमान। यही तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। इसके बाद आप याद कीजिए, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया। दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया। हाँ या ना? उत्तर क्या होगा? 1900। और इसी आधार पर देखिए यह क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को अलग अलग भाषा में थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके 5 बार 7 बार पूछा गया है और हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। उसके नीचे एग्जाम भी आपको लिखा हुआ है। मतलब इसी से आप अनुमान लगाइए कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यह प्रश्न आपके बिहार एसआई परीक्षा में भी पूछा है।
यह प्रश्न आपके बिहार एसआई परीक्षा में भी पूछा है। बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक जब आप देखेंगे तो वहां पर भी जो है आपको यह देखने को मिल जाएगा। समझ गए? तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई है? मार्ले मिंटो सुधार 1900। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई है? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, और मुसलमानों को न दिया गया था। देख रहे हैं एमपीपीसीएस प्री 2017, वही क्वेश्चन है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई? मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2020 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मार्ले मिंटो सुधार 1900। बीपीएससी टीआरई 11 12 हेल्ड ऑन 26/8/2023। समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? 1900। यूपी जीआईसी परीक्षा 2020। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1900। यूपीएससी 1989। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यूपीपीसीएस 1996। सेम क्वेश्चन है, भाषा थोड़ा अलग है, कंसेप्ट सेम है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सुनिए। देखिए विधायिका, विधायिका का मतलब होता है विधि का निर्माण करने वाली संस्था। विधायिका का मतलब होता है विधि का निर्माण करने वाली संस्था। वर्तमान में भारत में विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है संसद, पार्लियामेंट। उस समय विधि का निर्माण करने वाली संस्था थी केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद। तो प्रश्न यह कह रहा है किस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में, मतलब केंद्रीय विधान परिषद में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? मतलब केंद्रीय विधान परिषद में कुछ निर्वाचित सदस्य भी होंगे, कुछ इलेक्टेड सदस्य भी होंगे। इसको लेकर प्रावधान पहली बार 1909 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी, या मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में की गई थी। आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। तो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? 1900। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? देखिए प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन को लेकर प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था, हुआ यह था कि प्रांतों के अधीन, मतलब राज्यों के अधीन काम करने वाले जो विषय थे उसे दो भागों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित दूसरा आरक्षित, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। तो प्रांतों में जो काम करने वाले विषय थे उसे जो दो भाग में बांट दिया गया, इसी को तो द्वैध शासन कहा जाता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू हुई है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी हम लोग कहते हैं। और आगे चलकर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और फिर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ है 1919। तो किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? किस अधिनियम ने? 1919। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। देखिए वर्तमान में
जो भारतीय विधान पालिका है वो 2 सदनों वाली है, एक है लोकसभा और एक दूसरी है राज्यसभा। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका होगा, इसको लेकर प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि द्विसदनीय विधायिका होगी, और इस प्रावधान के तहत जो 2 सदनों वाली विधायिका बनाई गई, एक आपको राज्य परिषद और दूसरा आपको केंद्रीय विधान परिषद, दूसरा आपको केंद्रीय विधान परिषद। विधान परिषद, यही राज्य परिषद आज राज्यसभा कहलाता है, और यही केंद्रीय विधान परिषद आज लोकसभा कहलाता है। यही केंद्रीय विधान परिषद आज लोकसभा कहलाता है। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है 1919 के तहत, जिसके तहत एक राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधान परिषद। राज्य परिषद ही आज के डेट में राज्यसभा और केंद्रीय विधान परिषद ही आज के डेट में लोकसभा कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कौन अधिनियम के तहत? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कौन अधिनियम के तहत? 1900। सेम क्वेश्चन है, भाषा अलग है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1900। एमपीपीसीएस प्री 2013। सेम क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2008। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू हुई है 1919। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के तहत हुआ 1919। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? 1900। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भाषा अलग है। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित? देखिए, आप सब लोग जानते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, हाँ या ना? और 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं ना? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? अभी तुरंत न बताएं। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया 1919। देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे आज केंद्र सरकार का अलग बजट, राज्य सरकार का अलग बजट पेश होता है ना। 1919 ईस्वी तक पूरे देश के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था। 1919 में ही प्रावधान किया गया केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश करेगा, राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करेगा। यही प्रश्न है, आंसर 1919 होगा। तो किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया? केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया 1919। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? देखिए, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि यह अधिनियम भारत में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जांच हेतु 10 वर्षों के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। और 1919 के अधिनियम की जांच हेतु ही 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया, जो कि एक प्रकार का वैधानिक आयोग था। साइमन कमीशन आयोग का गठन तो होना चाहिए था 1929 में, लेकिन गठन हो गया 1927 में। तो आंसर हो जाएगा 1919।
तो किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? 1900। मांडेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। प्रांतों में दोहरा। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। प्रांतों में दोहरा। किस अधिनियम को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1900। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के अधिनियम द्वारा। किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? देखिए 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि लोक सेवा आयोग का गठन होगा और लोक सेवा आयोग का गठन करने को लेकर ही ली कमीशन आयोग का गठन हुआ 1923 में और ली कमीशन आयोग ने अपनी सिफारिश 1924 में दी और ली कमीशन आयोग के सिफारिश पर ही 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और एक बात और जानिए, यहां पर दो बात बता रहे हैं। पहला बात इससे संबंधित और दूसरा बात इससे पहले क्वेश्चन से संबंधित। केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था जिसके तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। प्रांतीय स्तर पर मतलब राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान जो है आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। और दूसरी बात, जैसे कि आपने जाना है कि प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुए हैं। उसी प्रकार से राज्यों में भी द्विसदनीय विधायिका के प्रावधान हुए हैं और राज्यों में द्विसदनीय विधायिका के प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुए हैं। राज्यों में द्विसदनीय विधायिका के प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुए हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। देखिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा जिसे भारतीय संघ कहा जाएगा। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही केंद्र में द्वैत शासन लागू करने को लेकर भी प्रावधान किया गया था। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1900। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1900। देखिए इस प्रश्न को भी देखिएगा, कई बार 3 बार 4 बार 5 बार मिलेगा, अलग अलग परीक्षा में मिलेगा। मतलब इस प्रश्न का भी काफी ज्यादा महत्व है। देखिए जिस प्रश्न को कोई भी परीक्षा बार बार पूछ रहा है, कभी ये परीक्षा पूछा, कभी वो परीक्षा पूछा, कभी वो परीक्षा पूछा, मतलब जिस प्रश्न का रिपीटेशन बार बार हो, मतलब उस प्रश्न के आगे भी किसी परीक्षा में पूछने की प्रबल संभावना बनी रहती है। मतलब रिपीटेशन बार बार हो रहा है, मतलब प्रश्न अच्छा है। समझ गए? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की है? 1900। वही क्वेश्चन है, थोड़ा भाषा अलग है। वहां महासंघ दिया, यहां संघ दिया। वहां महासंघ दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में महासंघ दिया, यहां संघ दिया। क्वेश्चन सेम है। आंसर क्या हो जाएगा? 1935। (1935) के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दे दी गई? देखिए ध्यान दीजिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान किया गया था। संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान किया गया। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए। और वैसे विषय जो ना संघ सूची में था, ना राज्य सूची में था, ना समवर्ती सूची में था, उसे अवशेष शक्ति के अंतर्गत रखा गया। अवशेष शक्ति के अंतर्गत जो विषय था उसे गवर्नर जनरल के अधीन दे दिया गया। किसके अधीन दे दिया गया? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। अब यहां पर जैसे वर्तमान का जो भारतीय संविधान है, वर्तमान के भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 248, और अनुच्छेद 248 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 248 में भी यही है कि जो विषय ना तो संघ सूची में हो, ना राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची में हो, जो विषय ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, वो विषय अखिल भारतीय संघ। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? देखिए, अंग्रेजों ने 3 आंग्ल बर्मा युद्ध, 3, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, द्वितीय 1852, तृतीय 1885। इन 3 आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने बर्मा को जीतकर भारत में मिला लिया। और फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत से बर्मा अलग होगा, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत से बर्मा अलग हुआ है। तो भारत से बर्मा अलग किस अधिनियम के तहत हुआ है? 1935। आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थी? 321। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट के गठन को लेकर प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था, और 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होगी, और इस अधिनियम के तहत ही भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1937 में हुई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1937 में हुई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1937 में हुई। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए? देखिए, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन के गठन को लेकर प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह बात हम आपको 2 बार बताए हैं। देखिए, जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तब, और जब भारतीय संविधान की विशेषता बतला रहे थे तब, दोनों बार हम आपको बतलाए हैं। देखिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में अधिकतर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। भारतीय संविधान में मूलतः जो 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 के आसपास अनुच्छेद, 250 के आसपास अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। यानी भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। यही वजह है उसके महत्व का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? बोलिए बोलिए बोलिए। हम बोल रहे हैं, लगातार हम बोल रहे हैं, और देखिए हम खड़ा होकर के बोल रहे हैं, समझे? पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तब पर भी पूरा पसीना जा रहा है, समझे? तो जो है, और आप लोग बैठ करके जो है, बैठ करके
समझ रहे हैं, तब पर भी आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। और बताइए, हम नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, समझे? तो आइए आगे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? प्रांतीय पढ़ने बोल रहे, हल्ला करने ना। आ करके हम कूट देंगे। सत्रह सौ चौरासी। नीतीश कुमार, आपका जो भी क्वेश्चन था उसका उत्तर होगा 1784। चलिए आगे आइए। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया? देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता क्या है तो हम आपको बतलाए हैं। प्रांतों से 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों को आंतरिक तौर पर काम करने के लिए जो स्वतंत्रता दी गई है उसे ही कहा जाता है प्रांतीय स्वायत्तता, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। आंसर हो जाएगा 1935। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या व्यवस्था किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या व्यवस्था किया? भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1935। सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। यूपीएससी 1913 है, गलती लिखा, 1993 होगा। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? 1900। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति गवर्नर। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई? अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई? राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। देखिए, सुनिए 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 सुनिए। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अधिकतर प्रशासनिक प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने संबंधी अधिकार मिला है वह 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला है। आपके मन में यहां पर डाउट होगा कि आंसर 1861 का भारत परिषद अधिनियम होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए आप हमको, भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। भारत के संविधान में अधिकतर प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं या 1861 के अधिनियम? 1935। तो 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने को लेकर अधिकार मिला है, ना कि 1861।
1861 के प्रावधानों को तो नहीं शामिल किया गया है, 1935 के अधिनियम के प्रावधानों को शामिल किया गया और उसी के तहत मिला है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, आंसर होगा 1935। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1900। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है ब्रिटिश शासन काल में, मतलब जब तक अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों का शासन था 1947 तक। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1900। ये ब्रिटिश काल में बना है हो, ये तो भारत आजाद हो गया तब ना बना है, तो इसका कोई महत्व है? ब्रिटिश शासन के संदर्भ में महत्व है, लेकिन स्वतंत्र भारत के संदर्भ में महत्व है ना? हाँ, तो आंसर होगा डी। बीपीएससी 2020 का पूछा हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ मार्च 1946 और कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश दी मई 1946 और कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946, तो आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1946। उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित हुए हैं जुलाई 1900। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और अंतरिम सरकार के गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ है। तो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है कैबिनेट मिशन योजना के तहत और अंतरिम सरकार का गठन हुआ है आपको 2 सितंबर 1946। तो अब आप यहां पर देखिएगा, क्रिप्स मिशन के आने के बाद, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ है मार्च 1942। क्रिप्स मिशन के आने के पहले मतलब मार्च 1942 नहीं, मार्च 1942 से पहले नहीं, क्रिप्स मिशन के आने के बाद मतलब मार्च 1942 के बाद नहीं, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ है मार्च 1946। माउंट बेटन की योजना के पेश करने के बाद, माउंट बेटन योजना पेश हुई है 3 जून 1947। 3 जून 1947। तो अब आप एप्रोप्रिएट आंसर खोजिएगा तो आपको पता चलेगा कैबिनेट मिशन के आने के बाद, क्योंकि कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ मार्च 1946 और अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946। तो मार्च 1946 के बाद ही सितंबर 1946 आता है, अर्थात आंसर हो जाएगा सी। तो केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 1946 में। अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसका मुखिया था लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। और इसके अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष, गौर कीजिएगा, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड माउंट बेटन, मतलब मुखिया लॉर्ड माउंट बेटन, उपाध्यक्ष जवाहरलाल। कंफ्यूजन नहीं ना? प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई 24 सितंबर 1946 को। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए यहां पर सितंबर होगा, सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सदस्य नहीं थे। इसके अलावा अन्य सभी सदस्य थे, जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला मंत्री थे, शिक्षा एवं कला मंत्री।
राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय इनके पास था, लेकिन राधा कृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन। कौन अगस्त 1946 में गठित, अगस्त नहीं होगा, सितंबर होगा। सेम क्वेश्चन है, आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रिपीट हो गया है। 1947 में बने, नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। मतलब 1947 मतलब आजाद भारत, आजाद भारत में या स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन जो नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, उसमें कानून मंत्री बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वही अंतरिम सरकार में विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन था जानते हैं? अंतरिम सरकार में विधि मंत्री या कानून मंत्री था जोगेंद्रनाथ मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? कौन थे? अंतरिम सरकार में विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्रनाथ मंडल। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्रनाथ। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्रनाथ। और स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री BR। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बिहार SSC सचिवालय सहायक परीक्षा 2011। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के प्रस्ताव, 1945 नहीं, इसको 1946 कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? अच्युत पटवर्धन, अच्युत पटवर्धन। बाद बाकी थे जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। सरदार पटेल गृह मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। अच्युत पटवर्धन कोई मंत्री नहीं थे अंतरिम सरकार में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। चलिए, लेवल 1 खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग लेवल 2 पर। ठीक है, लेवल 2 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला कदम था जिसने विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया। ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। यही होगा उत्तर। ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने क्या किया है? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने आगे 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट। देश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। 1784। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके?
देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज टफ है। क्वेश्चन ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो आप सबको बताए हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? मतलब गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार किस एक्ट के तहत मिला है? आप याद कीजिए, गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार मिला है 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। कैसे? तो सुनिए समझिए। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधीन होने वाले नियुक्तियों में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्तियों में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। और इसी एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था कि कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्तियों में जो रंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि योग्यता को आधार बनाया जाएगा। और योग्यता के आधार पर चाहे कोई यूरोपीय हो या चाहे कोई भारतीय हो, उसे कंपनी के अधीन सेवा में शामिल किया जाएगा। और जब यह प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया, तब भारत के लोग ब्रिटिश प्रशासन में धीरे धीरे आने शुरू हो गए। ब्रिटिश प्रशासन में धीरे धीरे आने शुरू हो गए। तो 1833 के चार्टर एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833। आगे 1853 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। हाँ सही है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ। एकदम सही है, समझिए। दोनों सही है ना? एक और दो दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती थी। हाँ। 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। हाँ। कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन किया? इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हुई। यही तो क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसी वजह से इसे क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म कर दिया गया, वहां पर राज्य सचिव का पद लाया गया। राज्य सचिव को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए ही 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। मतलब राज्य सचिव को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए 1858 के अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। दोनों बात सही है। आंसर हो जाएगा सी। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी है? मतलब प्रतिनिधि सरकार, मतलब जिसमें जनता के प्रतिनिधि सरकार में शामिल हो, यह नींव पड़ी है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1861 किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली है? 1892। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? 1900। याद कीजिए, नहीं बताए हैं, कितना बार बताए। 1909 के तहत मुसलमान को पृथक निर्वाचन का अधिकार, 1919 के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय यानी क्रिश्चियन को, और 1935 के तहत दलित, महिला और मजदूर को। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई थी? परिषदों के आकार का विस्तार किए जाने की मांग को स्वीकार किया गया था।
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? देखिए, कहने का मतलब यह है स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के पश्चात, और संविधान लागू है 1950। कहने का मतलब यह है, ये जो बीच का कालखंड है 1947 से 1950 के बीच का कालखंड है। 1947 से पहले तो भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज शासन प्रशासन चलाता था। 1950 में संविधान लागू हो गया तो संविधान के तहत देश में शासन प्रशासन चलाए जाने लगे। लेकिन इस बीच के अवधि में भारत में शासन प्रशासन कैसे चलाए जा रहे थे? तो इस बीच के अवधि में भारत में शासन प्रशासन संविधान सभा चला रहा था, और संविधान सभा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चला रहा था। संविधान सभा चला रहा था और संविधान सभा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चला रहा था। और ऐसा संविधान सभा इसी कारण कर रहा था क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया कि जब तक भारत का संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता है तब तक भारत में शासन प्रशासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही चलाए जाएंगे। और इसी वजह से इस अवधि के दौरान देश में शासन प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही चलाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन सही है, सही है, स्वशासन पर बल दिया गया था। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन सही है। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ है। उसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान भी बनाया है। साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, ना कि साइमन कमीशन के तहत। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ है, ना कि साइमन कमीशन आयोग के तहत। आंसर क्या हो जाएगा? डी, यही सही सुमेलित नहीं है। लेवल 3 सुनिए, लेवल 3 में यूपीएससी सीडीएस के सामान्य तौर पर प्रश्न आपको मिलेंगे। लेवल 3 में 10 गो क्वेश्चन होगा, हमको लगता है 10 गो ना है। देखिए, लेवल 3 को अगले क्लास में देख लेंगे, लेकिन आगे सुनिए, 10 गो क्वेश्चन है, तुरंत देख लेंगे। लेकिन अभी जो है देख लेंगे तो ठीक ही रहेगा, लेकिन नहीं देखेंगे तब पर भी ठीक ही रहेगा। अगले क्लास में देखेंगे। और सुनिए, चैप्टर 2 संविधान सभा पढ़ के आइएगा। ये 10 क्वेश्चन तो 10 मिनट में निपट जाएगा। चैप्टर 2 पढ़ के आइएगा, कल मूलतः चैप्टर 2 का क्वेश्चन होगा, समझे? है, रुकिए, बहुत सारा लव लेटर आया हुआ है। अच्छा, निक्कू जी कल देखेंगे आपका, है, सुनिए ना। कल देख लेंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है? सुनिए, जो बता दिए हैं याद रखिए। जो पूछे हैं 74 नंबर क्वेश्चन, आपके कहने से हम फिर से देखेंगे। जो बताएं वो ब्रह्मा जी का लकीर है, लक्ष्मण रेखा है, पार नहीं करना है। पार कीजिएगा सीता जैसे हरण हो जाएगा, समझे? एक बार देखिए, 72 बार हम देखेंगे। है, सुनिए, बैठिए। हल्ला काहे कर रहे हैं? थक गए हो?
है, शांत रहिए। हाँ, कल चैप्टर 2 पढ़ के आइएगा, कल चैप्टर 2 को निपटा देंगे, समझे? और पर डे टारगेट लेना है, एक चैप्टर को निपटा देना है, और 7 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तब ज्योग्राफी पॉलिटी दोनों साथ लेकर के चलेंगे। एक चैप्टर ज्योग्राफी, एक चैप्टर पॉलिटी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, एक चैप्टर ज्योग्राफी, एक चैप्टर पॉलिटी, एक चैप्टर ज्योग्राफी, एक चैप्टर पॉलिटी, समझ गए? और जैसे आधुनिक में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव किए हैं ना आप लोग हो, हम तो अपने तरफ से करवाए हैं ना, अब आपने किए हैं तो आपका गलती आप जानिए, समझे? और देखिए, आप पूछ रहे थे, हे लड़के, आपको भी जवाब दे रहे हैं और सबको जवाब दे रहे हैं, स्पेशली लड़की को लेकर के बोल रहे हैं। देखिए, वैसी लड़की जो बिहार पुलिस का परीक्षा देने जा रही है, हल्ला हो रहा है, सिलेबस चेंज हो गया, फलना हो गया, चिल्ला हो गया, ढेकना हो गया, और सब बार, हर बार परीक्षा से पहले यही होता है, समझे? वही सिलेबस है जो पहले से था, तो फालतू चक्कर में मत पड़िए। 1 अक्टूबर 2023 को जिस पैटर्न पर परीक्षा हुआ था, आप मान करके चलिए उसी पैटर्न पर परीक्षा होगा। स्पेशली लड़की को बोल रहे हैं, वैसी लड़की जो बिहार पुलिस का परीक्षा देकर पास करना चाहती है। आप इस बैच की हैं, इस बैच में जितना हम लोग पढ़ाए हैं सिर्फ उतना आप कंठस्थ रखिए। मॉडर्न पढ़ा दिए हैं, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, 4 से 5 क्वेश्चन आप वहां से बना लीजिएगा। पॉलिटी 7 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आप यहां से बना लीजिएगा। बायोलॉजी 8 चैप्टर हो गया, 4 से 5 क्वेश्चन आप यहां से बनाइएगा। इकोनॉमिक्स 3 चैप्टर हुआ, 2 से 3 क्वेश्चन आप यहां से बनाइएगा। मतलब इस बैच की स्पेशल लड़की के लिए बोल रहे हैं, बिहार पुलिस का परीक्षा पास करना चाहते हैं, जितना इस बैच में हुआ है उसको कंठस्थ कर लीजिए। दूसरा, आप ही को बोल रहे हैं, विशेष तौर पर आप ही को बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि आप ही का सवाल है, और आपके सवाल के साथ साथ और भी जिसके मन में ये सवाल होगा उसको बोल रहे हैं। जितना क्लास में उतना उसको कंठस्थ कर लीजिए। फिर इसके बाद बिहार पुलिस का जो टेस्ट चल रहा है संस्थान में, उस सेंटर पर टेस्ट चलता है बिहार पुलिस का, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे चलता है, ठीक है? 25 को टेस्ट होना है, 15 को टेस्ट संभवतः हो गया है, उस 16 को हो गया है, 15 को, वही 15-16 हुआ है। वो जो 25 टेस्ट है, 2500 क्वेश्चन उधर हो गया, और डिस्कशन के साथ हो जाएगा 5000-6000 क्वेश्चन। 2500 क्वेश्चन वो डिस्कशन के साथ, 5-6 हजार क्वेश्चन, और यहां पे जितना पढ़ाएं इतना। सिर्फ आप आंख बंद करके इतना कर लीजिए, इतना में आपके परीक्षा में 50 से 60 क्वेश्चन आ जाएगा। आप विश्वास मानिए मेरा, नहीं तो आप परीक्षा देकर के आइएगा ना, वो 25 सेट और जितना पढ़ाए होंगे इस बैच में, सारा किताब रख लीजिएगा, परीक्षा देकर के आइएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा और मिलाइएगा, आपको मिल जाएगा 50-60 क्वेश्चन। और अगर आप 50-60 क्वेश्चन ईमानदारी से करके आ जाते हैं ना, और बिहार पुलिस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ईमानदारी से 50-60 क्वेश्चन करके आ जाते हैं, और तुक्का मारिए 40 क्वेश्चन में, तुक्का मारिएगा, 10 से 15 सही हो जाएगा, ऐसे भी आराम से रिजल्ट होगा। और ये सब लड़की के लिए है, लड़की के लिए है ये फॉर्मूला। अब बोलिए, इधर आकर के बोलिए, है रुकिए, आपका मेन सवाल तो यही था, मेन सवाल का जवाब तो दे ही दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेन सवाल का जवाब दे दिए, वो संतुष्ट नहीं हुए। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रही, इसी को कहा जाता पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न, जैसे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के तहत दिया गया, और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के तहत दिया गया। मतलब मूल प्रश्न के आंसर में अगर संतुष्टि नहीं मिला तब पूरक प्रश्न, जैसे ही लड़की पूछ रहे, पूछिए अब। हाँ, बहुत बढ़िया किए हैं, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा है। अगर ईमानदारी से 28-30 मार्क आता है तो दीजिए कॉपी, हम लिख देते हैं बिहार पुलिस में रिटर्न आपका दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। आता है तो रिटर्न हो जाएगा। हाँ रिटर्न हो जाएगा, आगे बोलिए। हाँ 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 ठीक तो जा रहे हैं, दिक्कत क्या है? कोई बात नहीं, सिर्फ जीएस भी करके आ जाइएगा, रिजल्ट हो जाएगा। मैथ में स्पेशली जो है प्रीवियस ईयर, मैथ में स्पेशली प्रीवियस ईयर थोड़ा कोचिंग में पता कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर प्रभु सर करवाए हैं एक रोज और आगे करवाएंगे। मैथ के बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर, मैथ प्रीवियस ईयर देखिए ना, प्रीवियस ईयर बस। फिजिक्स केमिस्ट्री गोली मारिए ना, ठीक है। अब जब 100% करिए लीजिएगा तो पुलिस बनिएगा, दरोगा नहीं बनिएगा, डीएसपी नहीं बनिएगा, है? आराम से हो जाएगा इतना। हाँ 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 ठीक है, तो फिजिकल के टाइम में आइएगा ना, फिजिकल करवाएंगे ना। मत कीजिए अभी से, ठीक ठीक। चलिए अब किसी के भी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, अब आगे कल जाइए। अब बैठिए, सुनिए। अब सुनिए, है सुनिए। आगे आपका टेस्ट है, डेली टेस्ट है। डेली टेस्ट हमारा ही होगा। बिट्टू सर का क्लास अगले सप्ताह से रेगुलर होगा, ठीक है। अगले सप्ताह से रेगुलर होगा, मतलब सोमवार से रेगुलर होगा बिट्टू सर का क्लास, ठीक है। तो आज बिट्टू सर का क्लास नहीं है, और हो सकता है आज रात में अगर आ जाए तो कल बिट्टू सर का क्लास लग सकता है। आएंगे आज रात में, हमको तो बोले हैं, ठीक है। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा, मेरा बैच है उस सेंटर पे। धन्यवाद सभी लोगों का। और एक बात याद रख लीजिए, कल आइएगा तो पूरे चैप्टर 1 को हम पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, और जवाब नहीं दीजिएगा कूटेंगे, ठीक है। इसलिए याद करके आइएगा, और कल चैप्टर 2 करवाएंगे।